जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। आज के क्लास के अंदर में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्टैटिक जीके का है ना चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, है ना। स्टैटिक जीके का चैप्टर नंबर 5 के अंदर में हम लोग थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ेंगे। एक बार सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद क्लास की शुरुआत होगी। ठीक है। देखिए आज के क्लास के अंदर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पर देखिए क्या पढ़ने वाले हैं आज के क्लास के अंदर में। आज के क्लास के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, है ना। अक्सर आप देखते होंगे जैसे कहा जाता है कि रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, है ना। ठीक है। इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की चीजें क्या कहलाती है, तो ये सब आता है आपका विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनके नाम। एक नंबर का ये पूछा जाता है जीके के जनरल अवेयरनेस के अंदर में। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फसलें और उनके टॉप उत्पादक, जो फसल हैं और उनके उत्पादक राज्य हैं। होता है ना कि भैया गन्ने का उत्पादन पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट के अंदर में हो रहा है। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। फिर खनिज उत्पाद और उनके जो कई बार ये तो फसल वाला था, उसी तरह से खनिज के अंदर में भी देखेंगे कि खनिज के अंदर में जैसे सबसे ज़्यादा कोयला किस स्टेट में होता है, सबसे ज़्यादा लोहा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा निकेल कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है। इस तरह का जो प्रमुख खनिज है और उनके जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं वो भी हम यहाँ पर जानेंगे जनरल अवेयरनेस के अंदर में। इसके अलावा जो एक टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है बिहार बीएड के अंदर में हर साल, जैसे फसल के बारे में पूछा था कि चावल की सबसे उन्नत उन्नत किस्म क्या है। पिछले साल में आपने पेपर देखा होगा। तो और कई बार जानवरों के बारे में पूछा जाता है, जैसे मुर्राह जो है वो किसकी उन्नत किस्म है। ठीक है। तो जानवरों के अच्छी नस्ल के बारे में भी सवाल आते हैं। तो जानवरों और फसलों दोनों के उन्नत नस्ल से पिछले 5-6 वर्षों में 2-3 बार सवाल पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रमुख फसलों के उन्नत किस्म, है ना, वही है जानवर और फसल के उन्नत किस्म एक ही चीज है। तो ये एक ही में कवर हो गया, जानवर के उन्नत किस्म, उन्नत उन्नत नस्ल और प्रमुख फसलों के उन्नत किस्म है, ये सब एक ही चीज हो गया, दोनों चीजें। फिर क्रांति, विभिन्न क्रांति, जैसे कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित था, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, उसके जनक कौन है। तो यहाँ से भी सवाल आता है। तो हम ना सिर्फ क्रांति बल्कि संबंधित क्षेत्र और साथ ही साथ उनके जनक के बारे में भी पूछ लेंगे यहाँ पर। ठीक है। ज्योति कुमारी प्रिंट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दीजिए। और जो लोग YouTube पर देख रहे हैं सभी लोग जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जरूर। ठीक है। यहाँ से कम आज के क्लास के अंदर में से कम मैं मान के चलता हूँ कि 2 मार्क्स, 2 मार्क्स तो जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत 5-6 टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास की। ठीक है। ये बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए जीके का, स्टैटिक जीके का चैप्टर नंबर 5 है। थ्योरी पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग टेस्ट भी लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस का। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आते हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनके नाम क्या है। ठीक है। इसमें क्या पूछेगा आपसे, सीधा पूछ लेगा, ये बताइए। एक सवाल पूछा था कि सेरीकल्चर किसकी उत्पादन से रिलेटेड है, या फिर कहेगा कि रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है, रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है। तो रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। इस तरह का प्रश्न आपने कई सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखा होगा। तो ये चीज आपको पूछा जा सकता है, इसलिए हम पूरा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए नुमिस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, नुमिस्मेटिक कहलाता है। ध्वनि विज्ञान जो होता है ना, साउंड से रिलेटेड, उसको बोलते हैं एकॉस्टिक। ठीक है। वहीं पर कीट पतंग विज्ञान को बोलते हैं एंटेमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी। पक्षी विज्ञान को क्या बोलते हैं, पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षी विज्ञान को। वहीं पर मधुमक्खी पालन की बात करें तो इसको एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहा जाता है। अब आते हैं पुष्प फलों वाले पौधों का अध्ययन, पुष्प फलों वाले पौधों का अध्ययन। अगर फल वाले पौधा है या पुष्प है इसका अध्ययन करते हो तो इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है। कवक का अध्ययन अगर आप करते हो तो उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। मानव विकास का अध्ययन अगर करते हो तो इस विभाग को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है।
एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है? मानव विकास से संबंधित है। खगोल पिंडों का अगर कोई अध्ययन करता है तो खगोल पिंडों से रिलेटेड जो शाखा होती है ना, जो ब्रांच होती है खगोल पिंडों से रिलेटेड अध्ययन करती है, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी है ना। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। क्रोमेटोलॉजी, फूलों के रंगों का अध्ययन जो है क्रोमेटोलॉजी के अंदर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्मोग्राफी। कार्मोग्राफी जो है नक्शा बनाने वाली जो कला है उसको कार्मोग्राफी कहते हैं, कार्मोग्राफी का अध्ययन कहता है। डर्मेटोलॉजी, देखते होंगे बहुत सारा स्किन वाला डॉक्टर होता है तो उसमें डर्मेटोलॉजी लिखा रहता है ना, तो डर्मेटोलॉजी जो है ये त्वचा रोगों का अध्ययन, त्वचा रोगों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर हम लोग करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा के अंदर हम लोग त्वचा विज्ञान की त्वचा रोगों के अध्ययन करते हैं उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और स्किन वाले डॉक्टर जो हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, यानी वो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। वहीं पर आते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी, जीवों के प्रजाति गुण को इथोलॉजी कहते हैं। स्वप्नों का अध्ययन, सपना अगर देखते हैं ना, सपना, तो सपनों का अगर अध्ययन किया जाए उसको हम लोग, उस ब्रांच को हम लोग ऑनिरोलॉजी कहते हैं। वंशानुगत गुणों का अध्ययन, वंश के हिसाब से जो गुण आगे बढ़ते हैं हमारे, है ना, वो हमारा जीनेटिक्स के अंदर में आते हैं। किसके अंदर में आते हैं? जीनेटिक्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट है हमारा कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं, समस्त ब्रह्मांड का, वो हमारा कॉस्मोलॉजी के अंदर में आता है। गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी के अंदर में, गुर्दे का अध्ययन किस में आता है? नेफ्रोलॉजी के अंदर में आता है। मस्तिष्क रोग का अध्ययन, दिमागी रोग का जो अध्ययन करते हैं उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है ना। और वायरस का अध्ययन जिसको कहते हैं उसको वायरोलॉजी कहलाते हैं। जैसे कोविड-19 महामारी अभी आई थी तो वहां पर वायरोलॉजी विभाग ज्यादा काम कर रहा था क्योंकि यह वायरस के अध्ययन को कर रहा था। ठीक है, मछली पालन की जो कला है उसको पीसी कल्चर कहते हैं, है ना। मांसपेशियों का अध्ययन, जो मांसपेशी है हमारा, इसका अध्ययन जो है वो मायोलॉजी कहलाता है। स्त्री रोग विज्ञान, बहुत सारे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं तो उसको वहां पर लिखा रहेगा गायनोकोलॉजिस्ट, है ना, यानी वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो स्त्री रोग विज्ञान जो है ये आपका क्या कहलाता है? गायनोकोलॉजी कहलाता है। हृदय रोग का अध्ययन जो है ये आपका कार्डियोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, हार्ट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है उसको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है ना, कार्डियोलॉजी कहते हैं, है ना। हृदय रोग अध्ययन, हृदय रोग अध्ययन किसके अंदर में आता है? कार्डियोलॉजी के अंदर में आता है। धातु विज्ञान जो है वो मेटालर्जी कहलाता है, ये तो आप जानते होंगे, मेटालर्जी कहलाता है। वहीं पर अनुवांशिकी का अध्ययन, आपके जीन का अगर अध्ययन किया जाए, है ना, तो वो आपका जीनेटिक्स कहलाता है, जीन का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाएगा। खोपड़ी के आकार का अध्ययन, जो मस्तिष्क का आकार है उसके साइज का जो अध्ययन करते हैं, है ना, उसको फ्रेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। संख्या का अध्ययन करना, जो नंबर्स होते हैं उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेरोलॉजी कहते हैं, न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। तंतुओं या उत्तकों का अध्ययन जो है वो क्या कहते हैं? उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। यकृत का अध्ययन, यकृत का अध्ययन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी कहते हैं, हिपेटोलॉजी कहते हैं। शिला या पत्थर का मुद्रण जो है हम इसको क्या कहते हैं? लिथोग्राफी कहते हैं, लिथोग्राफी कहते हैं। कान का जो अध्ययन होता है, कान का अध्ययन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओटोलॉजी कहते हैं, कान का अध्ययन ओटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर गैसों का अध्ययन, गैसों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स कहते हैं, न्यूमेटिक्स। प्रकाश के अध्ययन को फोटोलॉजी कहते हैं। एक्सरे किरणों के अध्ययन, एक्स किरणों का अध्ययन को हम लोग रेडियोलॉजी कहते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जितना एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, ये सब रेडियोलॉजी, हॉस्पिटल में जाओगे वहां लिखा रहेगा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो एक्स किरणों का जो अध्ययन है वो रेडियोलॉजी में होता है। पशु रसायन का अध्ययन, पशु रसायन का अध्ययन जो है वो हमारा जूकेमी कहलाता है। अंगूरों का अध्ययन को विटिकल्चर कहते हैं, ये काफी फेमस है और बहुत बार ये पूछा गया, अंगूरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। केचुओं का पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है, केचुओं के पालन को, है ना। शैवालों का अध्ययन जो है वो आपका फाइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। जीव कोशिकाओं का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, है ना, एंथोलॉजी कहते हैं।
फसली पादपों का अध्ययन को हम लोग एग्रोनॉमी कहते हैं। सौंदर्य का अध्ययन, खूबसूरती का जो अध्ययन होता है उसको केलोलॉजी कहते हैं, है ना। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और शब्दों और वाक्यों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा सिमेंटिक्स कहते हैं। मृदा या मिट्टी का अध्ययन को हम लोग पोडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है वो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा शाखा और उससे रिलेटेड अध्ययन। थोड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है ना। आप यहां पर देखिए 3 3 6, 3 3 6 1 7, है ना। तो 7 का एवरेज लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये लगभग 50 के आसपास था, पूरा 50 के आसपास। इसमें से कोई एक पूछता है, ठीक है, 50 में से कोई एक पूछता है, ठीक है। तो इस बार अगर पूछेगा तो इसी 50 में से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें सारा समा गया, इससे बाहर कुछ भी नहीं छूटा, ठीक है। सुनील कुमार, रोज एसपी नोट्स अपलोड होता है, रोज 3 4 लोग हैं जो एसपी नोट्स ही बनाते हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बिहार बीएड की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म तो भर दिए होंगे, फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है अभी अख्तरी। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करना, खूब बोलना है, खूब बोलना है, ठीक है, कई बार इसको पढ़ना है। इसमें से कुछ कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो वो पता लगने लगेगा, कुछ कुछ बहुत अटपटा है। तो कौन सी चीजें पूछ लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मैं चुन करके भी चाहूँ इस 50 में से कोई 20 में टिक लगा दूंगा, लेकिन सिर्फ वही 20 आप याद करेंगे। हो सकता है उससे अगर बाहर पूछ लिया तो इतना पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। इसलिए आप शुरू से लेके अंत तक इसकी कई बार रिवीजन कर लीजिएगा, हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी याद होने वाली चीजें हैं, ठीक है। और कभी रटना नहीं है आपको, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना है उतना अच्छा रहेगा ये। बिहार बीएड की नई बैच आ गई, इल्म बैच 3, और इसमें अभी भी लाइव क्लास चल रहा है। इस एक्सपर्ट टीचर की 3 4 शिक्षकों की टीम है जो डेली आपको क्लास कराते हैं। बहुत सारा सब्जेक्ट कवर हो गया है, कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो चल रहा है। हमारा क्या चल रहा है, सिर्फ जीके चल रहा है, बाकी सब कवर हो गया है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया है, टीएलई हो गया है, जीके सिर्फ चल रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ मिसलेनियस के 1 2 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में आपको। 2025 बीएड एंट्रेंस की पूरी तैयारी है। शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स 120 चैप्टरों के नोट्स हैं, है ना, 120 चैप्टरों के नोट्स हैं, जिसमें लगभग 100 चैप्टर के नोट्स हम दे चुके हैं आपको, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 2024 से 18 के सभी टाइप के हुए प्रश्न है। वैलिडिटी 30 नवंबर तक आपको इसमें मिलेगा। और इसकी फी जो 499 थी अब घट करके 399 हो गई है। तो जो भी आपके आसपास में फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो 30 अप्रैल 2025 तक करवा दें। और अगर बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो पूरे भारत में सबसे बेस्ट बैच जो रहने वाला है बिहार बीएड के लिए वो इल्म बैच 3 रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा फसलें और उनके टॉप प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जो फसल है उनके टॉप प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला फसल है गेहूं। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहीं पर होता है तो यूपी में होता है। चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, पूरे भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। गन्ने का उत्पादन यूपी में होता है। कपास गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल, है ना, जूट पश्चिम बंगाल। मूंगफली में गुजरात नंबर 1 पर है। सरसों में बात करें राजस्थान, मक्का में कर्नाटक, आलू में उत्तर प्रदेश, प्याज में महाराष्ट्र, टमाटर में मध्य प्रदेश, आम में उत्तर प्रदेश, केला में आंध्र प्रदेश, अंगूर में महाराष्ट्र, नारियल में नारियल केरल के अंदर में। चाय जो है असम के अंदर में, असम में चाय की उत्पादन होती है सबसे ज्यादा। कॉफी में कर्नाटक नंबर 1 पर है, और मसाले में देखेंगे केरल सबसे आगे। दूसरा हमारा है खनिज। ये तो था फसल वाला, अब हम खनिज भी देख लेते हैं और उसके टॉप प्रोड्यूसर्स देख लेते हैं। खनिज और उसके टॉप प्रोड्यूसर्स। आइए, कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ, झारखंड में होता है। लोहे का छत्तीसगढ़, बॉक्साइड का उड़ीसा के अंदर में, मैग्नीज का मध्य प्रदेश में, अबरक का झारखंड में, सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक के अंदर में, सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन। चूना पत्थर का राजस्थान, जिंक का राजस्थान, तांबा राजस्थान, यूरेनियम झारखंड। प्राकृतिक गैस में गुजरात और असम में आपको प्राकृतिक गैस काफी मिलता है। पेट्रोलियम में गुजरात और राजस्थान के अंदर में मिलता है। अब आते हैं जानवरों की उन्नत किस्म। 2 टॉपिक है इसमें, एक जानवर वाला है, एक फसल वाला है, दोनों हमको पढ़ना है। तो जानवरों की उन्नत किस्म देख लेते हैं। सबसे पहले भैंस का पढ़ते हैं, नंबर 2, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यही पूछा जाता है। भैंस की उन्नत किस्म के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपको आ, हशबुन ने निशा, अगर आपको किसी भी तरह का जातिगत आरक्षण चाहिए, जातिगत आरक्षण चाहिए, है ना, किसी भी कैटेगरी से आप हैं, तो जातिगत आरक्षण के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। अब तो 2 ही दिन बचा है,
बिहार बीएड के फॉर्म का। नहीं भरे हैं तो 30 अप्रैल तक भर दीजिए। भैंस में देखिए सबसे उन्नत किस्म यहाँ पर मुर्रा है, महसाना है, जाफराबादी है, नीली रावी है और भदावड़ी है ना। ये सब क्या है, भैंस की किस्म है। गाय की बात करें, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, थारपारकर, हरियाणवी, ये सब गाय की नस्ल हैं। बकरी की बात करें, जमुनापारी, बीटल, बर्बरी, सिंधी, ओस्मनाबादी, ये सब बकरी की उन्नत किस्म है। भेड़ की उन्नत किस्म में नाली, मालपुरी, चेरा, डेक्कनी, मेचेरी, ये सब जो है भेड़ की उन्नत नस्ल में है। मुर्गी की बात करें, कड़कनाथ मुर्गी, नाम सुने होंगे, जीआई टैग मिला हुआ कड़कनाथ मुर्गी, है ना। कड़कनाथ मुर्गी, है ना, काले रंग की मुर्गी होती है, बहुत फेमस होता है ये, बहुत महंगा बिकता है ये मुर्गी, ठीक है। कड़कनाथ मुर्गी 1000 रुपए केजी इसका जो है मीट मिलेगा आपको, कड़कनाथ मुर्गी, है ना। वंचरा, रोड आइलैंड रेड, व्हाइट लेघोर्न और कॉब 400, ये सब जो है मुर्गी की उन्नत किस्म है। वहीं पर सुअर की किस्म ये रहा, सुअर की किस्म, ठीक है। वहीं पर ऊंट की किस्म ये रहा, ऊंट की किस्म कम इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछेगा। घोड़ा की का ये उन्नत किस्म रहा। मछली का रोहू, कतला, मिर्गल, बासा और तिलापिया, ये सब मछली का रहा। खरगोश की बात कर लें तो ये सब खरगोश के उन्नत किस्म हो गए। पूछोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वीवीआई, तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है, यही दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। वीवीआई बस दो है, वीवीआई बस दो है, यही दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा, अगर पूछना है एग्जामिनर को तो यही दोनों में से कुछ पूछेगा, ठीक है, यही दोनों में से कुछ पूछेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर फसलों, फसल और उनकी जो उन्नत किस्में हैं उसको देख लेते हैं। आइए धान की उन्नत किस्म को देखते हैं। धान की उन्नत किस्म IR 3620, पूसा बासमती, कस्तूरी, PNR, है ना, और 59118, ये सब जो है क्या धान की उन्नत किस्म है, ठीक है। PNR जो है ये सब क्या है, धान की उन्नत किस्म है। इसी में से कोई एक पूछ लिया जाता है कि IR 36 ये धान की उन्नत किस्म कौन सी है, इसमें ऑप्शन में रहेगा IR 36। पूसा बासमती, इससे तो अच्छे से पकड़ लेंगे, है ना, ये सब अच्छे से पकड़ लेंगे, लेकिन ये सब पूछा जाएगा IR 36 या PNR, ये किसकी धान की उन्नत किस्म है या नहीं है, ठीक है। गेहूं की बात करें, HD 2687, HD 2285, C 306, PBW 156, HW 157, ये सब गेहूं की उन्नत किस्म है। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वीवीआई वो धान के ही उन्नत किस्म को 2-3 बार पूछा गया, 2 बार पूछा गया, है ना। मक्का का भी एक बार पूछा गया। गंगा 5 जो है ये क्या है, मक्का का उत्पाद जो उन्नत किस्म है। हिम 128, नवजोत विक्रम, है ना। गंगा 5 के बारे में भी एक बार पूछा है, ये जो है किसकी उन्नत किस्म है, तो ये मक्का की उन्नत किस्म है। आगे बढ़ते हैं, चना के उन्नत किस्म को देख लीजिए, सब चना के उन्नत किस्म है। अरहर के उन्नत किस्म हो गए, उड़द का उन्नत किस्म है, मूंग का उन्नत किस्म है, ठीक है। इसी तरह का कुछ 185, 285, इसी तरह का नाम जो है इसके अंदर में दिया हुआ है। चलिए एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 नंबर का पूछा जाता है, क्रांति उससे संबंधित क्षेत्र, ठीक है, कि ये जो क्रांति है वो किससे रिलेटेड, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है और उसके जनक कौन है, ऐसा अगर सवाल पूछ लिया जाए तो फिर वहां पर आप फंस जाएंगे, है ना। 1 नंबर का ये टॉपिक हमारा है। जैसे अगर पूछेगा हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध हम लोग जानते हैं कि कृषि से रिलेटेड है ना। इसके जो जनक हैं, फादर है, वो कौन है पूरे विश्व में, फादर की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग अमरीकी थे ये, और यही जो है पूरे विश्व में हरित क्रांति के फादर हैं, कौन, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत की बात करेंगे कि हरित क्रांति में भारत के फादर कौन थे, है ना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति में, तो MS स्वामीनाथन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन, हाल ही में पिछले साल इनका देहांत हुआ है, तो इसलिए भी ये पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत के अंदर में, तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है भारत के अंदर में। श्वेत क्रांति की बात करें, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, कौन, वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन कहलाते हैं, वर्गीज कुरियन। व्हाइट नीली क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है नीली क्रांति के कहलाते हैं, है ना। नीली क्रांति जो है ब्लू रेवोल्यूशन, ये आपका मछली पालन से रिलेटेड है ना। सुनहरी क्रांति फल और शहद उत्पादन से है, ठीक है, ये इनके फादर ऑफ सुनहरी क्रांति कहलाते हैं, है ना। इसके अलावा पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। सिल्वर क्रांति ये अंडा उत्पादन से रिलेटेड है ना, अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। वहीं पर बात करें लाल क्रांति की,
है ना। मांस और टमाटर से उत्पादन से रिलेटेड है। भूरी क्रांति चमड़ा उद्योग और गैर कृषि उत्पाद से। काली क्रांति है ना, जो ब्लैक रिवोल्यूशन है, वो हमारा पेट्रोलियम उत्पादन से, चूंकि कच्चा तेल काला होता है, क्रूड ऑयल काला होता है, इसीलिए इसको ब्लैक रेवोल्यूशन के नाम से दिया गया है ना। इंद्रधनुषी क्रांति तो कृषि, दूध, मछली, पोल्ट्री का, इन सब का समन्वय जो है इंद्रधनुषी का क्रांति कहलाती है। वहीं पर आते हैं गोल्डन फाइबर क्रांति, जूट उत्पादन से रिलेटेड गोल्डन फाइबर क्रांति है ना। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से रिलेटेड है, सिल्वर फाइबर क्रांति, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा क्रांति और उससे संबंधित क्षेत्र, ठीक है। जब ये नोट्स आपको मिल जाएगा तो एक बार इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर 10 मिनट का एक टेस्ट लगा लेते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन है। बहुत इजी इजी प्रश्न है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सिक्कों के अध्ययन को नुमिस्मेटिक कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नुमिस्मेटिक, ठीक है। जितने भी लोगों का आंसर नुमिस्मेटिक है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनि के अध्ययन को, ध्वनि का जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ध्वनि के अध्ययन को हम लोग एकॉस्टिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीट पतंगों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन किस विज्ञान शाखा से संबंधित है? मानव विकास का जो अध्ययन है वो किस विज्ञान शाखा से संबंधित है? एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, चावल की खेती भारत में सबसे ज्यादा कहीं पर होती है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर में होती है। तो करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। गेहूं में यूपी, गेहूं में अगर पूछेगा कि टॉप प्रोड्यूसर कौन है गेहूं में, तो यूपी है ना, यूपी है ना। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। कीट पतंगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटेमोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। गेहूं में नंबर 1 यूपी, और चावल की बात आएगी तो पश्चिम बंगाल जो है चावल में नंबर 1 होता है। मूंगफली का अधिक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मूंगफली से रिलेटेड पूछा गया है कि मूंगफली में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गुजरात नंबर 1 पे आता है। कौन आता है? गुजरात आता है। करेक्ट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में प्याज उत्पादन में सबसे आगे, अगर आपसे पूछा जाए कि प्याज उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो क्या कहेंगे? महाराष्ट्र जो है ये प्याज उत्पादन में सबसे आगे। वहीं पर बात करें प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उत्पादन किन राज्यों से होता है? प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उत्पादन किन राज्यों से होता है? तो गुजरात और असम में आपको प्राकृतिक गैसों का उत्पादन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि आयरन ओर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आयरन ओर का प्रमुख उत्पादक राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जिंक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है जिंक का प्रमुख उत्पादक राज्य है। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जूट में नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है, चावल हो या जूट हो, नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, मुर्रा किस पशु की नस्ल है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुर्रा, मैंने बताया था आपको कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुर्रा जो है किसकी उन्नत नस्ल है? ये भैंस की उन्नत नस्ल में है, भैंस और गाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा जाता है। साहिवाल पूछ लेगा, साहिवाल किस पशु की नस्ल है? फंस गए आप, याद ही नहीं है कि साहिवाल किसका है, मैंने करवाया था आपको। साहिवाल किसका है भैया? साहिवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाय की उन्नत किस्म है साहिवाल, है ना, लंबी गाय होती है और बहुत लंबा होता है और हाइट भी खूब होती है, ठीक है, सांड जैसा लंबा लगेगा, वो इतना लंबा लगेगा, ठीक है। साहिवाल अभी भी आपके आसपास में होगा। साहिवाल दूध थोड़ी कम देती है, बहुत पतली दूध होती है उनकी, ठीक है। दूध ज्यादा देती है, दूध पतली होती है। जैसे 4 लीटर शाम में देगी, 4 लीटर सुबह देगी, या 5 लीटर शाम में देगी, 5 लीटर सुबह देगी, 10 लीटर दूध करेगी, देगी गाय। लेकिन फिर क्या होगा? दूध बहुत पतला होगा। जो देसी गाय का दूध होता है जितना मोटा होगा, है ना, भैंस का दूध जितना मोटा होता है, देसी गाय का दूध जितना टेस्टी होता है, मोटा होता है, और जितना उसमें उसमें जो न्यूट्रेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, वो बाकी के गाय में बहुत पतली होगी, आपको टेस्ट वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रेंट भी स्वाभाविक है उस टाइप का नहीं होगा। तो याद रखिएगा, साहिवाल किस पशु की उन्नत नस्ल में है? ये गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कड़कनाथ किस प्रकार के पशु से संबंधित है? कड़कनाथ मुर्गा
याद होगा, कड़कनाथ मुर्गा, जीआई टैग मिला हुआ है इसको, जीआई टैग, इतना फेमस मुर्गा है, जीआई टैग मिला हुआ है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स, विदेशों में डिमांड है कड़कनाथ मुर्गा का। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड व्हाइट किस पशु की नस्ल है? न्यूजीलैंड व्हाइट जो है ये कौन से पशु की नस्ल है? याद रखिएगा, खरगोश की नस्ल है। करेक्ट आंसर होगा 16 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी किस जानवर की नस्ल है? मारवाड़ी, मारवाड़ी किस जानवर की नस्ल है? तो मारवाड़ी जो है ये घोड़ा की नस्ल है। करेक्ट आंसर होगा 17 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, रोहू किससे संबंधित है? रोहू किससे संबंधित है? 18वां नंबर क्वेश्चन, रोहू जो है ये आपका मछली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रोहू किससे संबंधित है? 18 का बी, मछली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, धान की एक प्रमुख उन्नत किस्म जो है वो कौन सी है? धान की एक प्रमुख उन्नत किस्म कौन सी है? तो धान की एक प्रमुख उन्नत किस्म जो है पूसा बासमती है। आंसर हो जाएगा 19 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, गेहूं की एक प्रमुख किस्म कौन सी है? गेहूं, गेहूं की जो एक प्रमुख किस्म यहां पर पूछा गया है, याद रखिएगा HD2687। हरित क्रांति के जनक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये वीवीआई क्वेश्चन है ना, और ये आपके एग्जामिनेशन में बिहार बीएड में पहले भी पूछा है, ये पहले भी पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति के जनक पूरे विश्व में अगर पूछेंगे, विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग हैं विश्व में। अगर भारत में पूछा जाए, MS स्वामीनाथन भारत में। अगर कुछ नहीं लिखा है कि भारत है कि विश्व है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। केवल इतना पूछा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछ लिया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। कई बार आपसे इसी बात को लेकर के एक गलती हो सकती है एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? याद रखिएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर, दुग्ध उत्पादन। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये फल और शहद उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि काली क्रांति, देखो काली मतलब क्या? ब्लैक, ब्लैक, और ब्लैक क्या काला क्या रहता है पता है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है ना वो बहुत काला होता है। जैसे कादा होता है, कादा बोलते हैं ना, कादा, कादो कादो। तो कादा जो होता है ना, जैसे मिट्टी का जो उसमें आप पानी डाल के जो लेप बनाओगे, जैसे ब्लैक होता है, उससे भी ज्यादा ब्लैक होता है कौन? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पूरा काला होता है। तो इसीलिए इसको काली क्रांति कहा जाता है। काली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो कच्चा तेल से, पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड है ये, ठीक है। अगला, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के बारे में याद रखिएगा। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। और प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट को कहा जाता है, तो जूट से ही होगा। बहुत इजी वीवीआई क्वेश्चन था ये, वीवीआई क्वेश्चन था ये वाला। प्रश्न पिछले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो वो बहुत बार पूछ चुका है, रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं। तो ये काली क्रांति नहीं पूछा है, तो ये पूछ सकता है। गोल्डन फाइबर वाला जो है नहीं पूछा है, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ कुछ है, ध्यान रखिएगा। व्हाइट रेवोल्यूशन दूध से है, ये भी नहीं पूछा है अब तक, पूछ सकता है, ठीक है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, यहाँ भी आया था, वहां भी आया था। हाँ 24 नंबर है, ठीक है। रोहू का संबंध किससे? मछली है ये, मछली का एक प्रकार है, आप भी पढ़ लोगे। कड़कनाथ किस प्रकार के पशु संबंधित है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआई टैग मिला हुआ है, मुर्गा से संबंधित है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके हो गए। और आप सभी लोगों में से जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, या जिनके भी फैमिली में, रिलेटिव में अभी तक बैच नहीं लिया है, इल्म बैच के अंदर में बहुत बेहतरीन तैयारी हो रही है। पिछले 5 वर्षों का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मिलेगा। काफ़ी साइंटिफिक वे में पढ़ाई होती है, जो एग्जामिनेशन में आएगा वो आपको यहाँ पर कवर कराते हैं, ठीक है। और बहुत शॉर्ट तरीके से कराते हैं, है ना, दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से, कम शब्दों में, ताकि याद करना बहुत आसान हो, ठीक है। और टू द टॉपिक, टॉपिक को लेकर के कहीं भी मिसमैच नहीं होता है। जो टॉपिक होता है उस पर अड़े रहते हैं, सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाते हैं। बिहार बीएड के अंदर में जनरल अवेयरनेस के अंदर में 20 नंबर साइंस का ही हो जाता है। 20 नंबर के लिए फिर हमारा अलग अलग पोर्शन है। स्टैटिक जीके के अंदर में जो चीज़ आज पढ़ रहे थे, इससे लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके लिए हम 10
चैप्टर पढ़ रहे हैं और हर चैप्टर के अंदर में 3 से 4 टॉपिक होता है, तो हम लोग 35 से 38 टॉपिक है हमारे लिस्ट जो है ना, जो हमारा लिस्ट है कॉपी में जो हमने बनाया था जब आपका लेसन प्लान हम कर रहे थे, 38 टॉपिक को शामिल किया था। ठीक है, अगर उसमें से आधे टॉपिक से भी पूछ लिया, चलो 1/4 भी पूछ लिया, 38 है ना, 1/4 भी पूछ लिया, 38 भागा 4 कर दूं, अरे इसको 36 ही मान लो, 4 कर दूं, 9, तो 9 क्वेश्चन तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। हम 36 टॉपिक पढ़ रहे हैं। एग्जामिनर 3 टॉपिक नहीं लेगा, चौथा टॉपिक से अगर एक सवाल उठाया, हर चौथे टॉपिक से एक सवाल उठाएगा, तब भी हमारा 9 क्वेश्चन कवर होगा, जबकि इसमें स्टैटिक जीके के अंदर में सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी ये बैच बहुत सस्ती हो गई है, मात्र 399 रुपए में ये बैच मिल रही है। फॉर्म डेट भी बढ़ गई है, तो जो लोग भी अभी तक फॉर्म भर दिए हैं या नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भर दिए हैं आपके रिलेटिव में कोई भी अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया है, सिर्फ फॉर्म भर के 1,000 रुपए बर्बाद करने के फेर में है या 600 रुपए बर्बाद करने के फेर में है, तो आइए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। यही तैयारी आपको बाद में भी काम देगा। जब आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे होंगे तो बेस बना देगा यही चीज आपका। ठीक है, बहुत काम देगा आपको, सीटेट टेस्टेड हर जगह काम देगा। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, ये ऐप मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से पहचान लीजिएगा, इस तरह का लोगो है हमारा, इस तरह का बैनर वगैरह होगा ऐप पर। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप को लेने के बाद आप रजिस्टर कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कर लिए, नाम मोबाइल नंबर डाल के जैसे अंदर आएंगे, पहला ऑप्शन पेड कोर्स का मिलेगा, इसके अंदर जाइए, इल्म बैच 3 मिलेगा। और ये बैच बहुत लेटेस्ट है, 3 मार्च से ही क्लास इसमें चालू हुआ है। इसमें आप व्यू डेमो पर क्लिक कीजिए, व्यू डेमो पर, फिर देखिए पूरा डेमो का वीडियो आपके सामने, ऐसे 15-16 चैप्टर आ जाएंगे, कम से कम 10-12 चैप्टर तो होंगे जो 100% फ्री हैं। तो ये 10 चैप्टर 12 चैप्टर को आप जो है ना बढ़िया से पढ़ लीजिए बिना किसी पेमेंट के। 10 चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, उसका पीपीटी वगैरह देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, सारा प्रीवियस क्वेश्चन फ्री है। वो सब जब देख लीजिए, मजा आ जाए, पर मन करे कि हाँ लेना चाहिए, विश्वास बन जाए हमारे साथ, तो बाय नाउ कीजिए, आप पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से फोन पे गूगल पे कर क्लिक करके फिर आप पूरा बैच परचेज कर लीजिए। और यहाँ से माई कोर्स का ऑप्शन है, जैसे परचेज कर लेते हैं तो माई कोर्स में तुरंत आपका बैच एक्टिवेट होके आ जाता है। यहाँ से लाइव टेस्ट रिकॉर्डेड सारा फीचर अनलॉक हो जाता है, सब कुछ आपको मिल जाता है। यहीं से नोट्स का भी एक फीचर होगा, 120 चैप्टर का प्रिंटेबल नोट्स प्रिंट करा के भी आप चाहें तो अपने घर में रख के पढ़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, और ये जो जिनके पास फ़ोन पे गूगल पे नहीं है सिर्फ वही संपर्क करेंगे, व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए और स्कैनर मांग लीजिए, हमारी टीम आपको एक स्कैनर देगी, उस पर पेमेंट करके आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें नहीं किए हैं तो, और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ, या अपने अपने स्टेटस पे लगा दें, आपके गांव समाज में जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे उनको सीधा मदद मिल जाएगा इससे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, बाय।